चलो अपन स्टार्ट करेंगे। हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जितनी भी टेक्नोलॉजीज का आप यूज़ में लेते हैं अपना कोई प्रोसीजर, सर्विसेज, गुड्स को बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपन, चीज़ों को डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे जो एडजस्टमेंट्स आप करते हो, इसको पहले तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल। तो जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? चेंज मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आपने सब कुछ डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया तो चेंज मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करेगा कि बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, उनसे वो ओवरकम करवा पाए, उनको कम करवा पाए, और जितना आपने ट्रांसफॉर्म जो किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया उस ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका अपन को फुल बेनिफिट मिल सके। चेंज मैनेजमेंट इन द डिजिटल ट्रांजिशन कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर मेरी अभी स्टेट क्या है और मुझे कहाँ पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड फिर आप इंप्लीमेंट और मैनेज करते हो, जो भी चेंजेस आपने किए हैं हर लेवल पे उनको आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कैसे ये चेंज मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है? चेंज मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द टूल टू मैनेज द चेंजेस। चेंजेस को मैनेज करने के लिए एक टूल होता है। चेंज मैनेजमेंट अगर आप यूज में लेते हैं तो आपके जितने भी चेंजेस हैं वो सेफ तरीके से चेंजेस को आप कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े कंपनी के ऊपर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना है तो चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर को आपको यूज में लेना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। सबसे पहले क्लियर विजन फॉर चेंज, कि मेरे को चेंज करना है और क्यों करना है वो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए। उस प्रोसेस में आप स्टेक होल्डर्स को भी साथ में इन्वॉल्व करो। कमिंग अप विद अ प्लान फॉर पुटिंग द चेंज इनटू एक्शन, चेंजेस को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक प्लान बनाओ, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको ध्यान रखो कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या नहीं। चेंज मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट ट्रांसफॉर्मेशन को अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो चेंज मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। देन द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप टेक्नोलॉजीज का यूज में लेकर कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, स्टाफ को आप कोई और वैल्यू प्रोवाइड, कोई और बेनिफिट, वर्थ प्रोवाइड करवाते हैं, उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चेंज मैनेजमेंट का मतलब प्लान करना, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसे मॉनिटर करते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर मॉनिटर करो कि वो चेंजेस सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब भी आप डिजिटल ट्रांजिशन करेंगे चेंज मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। A properly implemented change management strategy can help an organization to specify the parameters and goals of digital transition, कि क्या गोल है डिजिटल ट्रांजिशन का, किन किन प्रोसीजर्स को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्लान बनाते हैं कि कैसे अपन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर स्टाफ मेंबर्स को अपन इन्वॉल्व करते हैं ताकि अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, और प्रोग्रेस कर मतलब अपन चेक रखते हैं कि क्या क्या करेक्शंस करने की जरूरत है और कहाँ तक हम सही कर चुके हैं। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। फर्स्ट प्रैक्टिस क्या थी बच्चों? बीइंग एट द टॉप, बिगिन एट द टॉप। क्या था इसके अंदर? ये कैसे पता चलेगा कि चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे? डिपेंड्स ऑन कि टॉप लेवल चेंजेस को कितने अच्छे से फॉलो अप करता है। टॉप मैनेजमेंट जितने अच्छे से चेंज को फॉलो करेगा उसी से दिखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी फोकस्ड है अपने फ्यूचर को लेके, कितनी इन्वेस्टेड है, और उसमें कितनी यूनाइटेड लीडरशिप है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये रिप्रेजेंट होता है कि टॉप मैनेजमेंट कितने अच्छे से चेंजेस को इंप्लीमेंट करता है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि सब लोग चेंजेस को इंप्लीमेंट करें, फॉलो करें, तो पहले टॉप मैनेजमेंट को वो चेंजेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है सब लोग उसको फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इंश्योर दैट चेंजेस इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। डिसीजन मेकर को अगर यही नहीं पता कि कैसे चेंजेस को हैंडल करना है और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, तो वहां पे आपको चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं। नहीं,
तो अगर आपको यही नहीं पता कि डिसीजन मेकर को कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आफ्टर इफेक्ट्स उसके मैनेज करेंगे, तो वहाँ पे चेंज मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है और बहुत जल्दी आपने चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है। रिड्यूस डिसरप्शन। रिड्यूस डिसरप्शन का मतलब कि हर एक एम्प्लॉय का परसेप्शन अलग अलग होता है कि इस तरीके से चेंजेस होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो सब लोगों के बीच में जो डिसरप्शंस हैं वो कम हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। शुरू से लोगों को इन्वॉल्व, शुरू से बताते रहो कि चेंजेस आने वाले हैं और उनको प्रिपेयर करो कि भाई चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। स्टाफ मेंबर्स को आप नॉलेज और टूल्स प्रोवाइड कराओ ताकि वो चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकें। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन को एनकरेज किया जाए कि अगर आप चेंजेस के साथ काम करते हो तो अच्छी बात है। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। चेंज एजेंट होना चाहिए जो क्लियरली समझाएगा कि चेंज करने की ज़रूरत क्या थी और कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा। आईटी डिपार्टमेंट को पहले से पता होना चाहिए कि चेंजेस आने वाले हैं और वो उसके लिए रेडी होने चाहिए। तो अगर एम्प्लॉयज़ का मुझे डिस्ट्रप्शन कम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों। शुरू से उनको बताते जाओ चेंजेस आने वाले हैं, उनको रेडी करवाओ चेंजेस के लिए। देन स्टाफ मेंबर्स को नॉलेज और टूल्स प्रोवाइड कराओ ताकि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें। एनवायरनमेंट जो है वो एनकरेज होना चाहिए, एनकरेजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे चेंज एजेंट को हायर करो जो क्लियरली समझाएगा कि ये चेंजेस आने वाले हैं, इसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी। एंड आईटी डिपार्टमेंट जो है उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये चेंजेस आने वाले और वो उसके लिए रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, एनकरेज कम्युनिकेशन। चैनल्स होने चाहिए ताकि वर्कर्स अगर अपनी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो वो तुरंत आपको बता सकें, कोई भी क्वेरीज कंप्लेंट्स आ रही हैं तो बता सकें। इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट मिलजुल कर बात करेंगे कैसे, अगर वो कम्युनिकेट करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन का वे होगा तभी वो मिलकर काम कर पाएंगे और तभी वो लोग सब एक ही विजन के टुवर्ड्स काम कर पाएंगे। जिन लोगों को चेंजेस की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है उनको बार बार ये समझाओ कि आपके ऊपर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि अपन सबको इसकी वजह से ये सारे फायदे मिलेंगे। रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन, कि चेंजेस को जरूरी है, चेंज एक्सेप्शन नहीं है। आप कंटिन्यूली इनिशिएट करते रहो, रिस्पॉन्ड करते रहो चेंजेस के लिए, फिर ताकि अपन उसका फायदा उठा सकें, जो रिस्क आ रहा है उसको कम कर सकें और हमारी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ जो बिजनेस होते हैं वो लोग भी पहले से तैयार रहते हैं कि हम रेडी हैं चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, और वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स से कि आप लोगों को भी पहले से रेडी रहना चाहिए, अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अडॉप्ट करने के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। तो क्या क्या बच्चों 5 स्ट्रैटेजीज थी चेंज मैनेजमेंट की। फर्स्ट क्या थी, बिगिन एट दी टॉप। कितनी ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड है, कितनी इन्वेस्टेड है, कितनी उसमें यूनाइटेड लीडरशिप है, वो किस में रिफ्लेक्ट होएगा कि टॉप लेवल कितने अच्छे से चेंजेस को हैंडल करता है। अगर मैं चाहती हूँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेम चेंजेस को फॉलो करें तो सबसे पहले शुरुआत टॉप पे होना चाहिए, ऐसा कल्चर होना चाहिए। सेकंड क्या थी, चेंज नेसेसरी भी है, डिजायर्ड भी है। अगर जो डिसीजन मेकर है उसको यही नहीं पता कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो मुझे कैसे हैंडल करना और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा, तो वहां पे चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है। चेंजेस के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करोगे। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है और बहुत जल्दी आपने चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो बहुत सारे रिस्क और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। नेक्स्ट क्या था बच्चों यहाँ पे, एम्प्लॉय रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। एम्प्लॉयज, क्योंकि सबका परसेप्शन अलग अलग, सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि ये चेंज होना चाहिए, ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो उनका डिस्ट्रप्शन कम हो उसके लिए क्या क्या करते हैं। शुरू से उनको बताएंगे कि चेंजेस करने जरूरी है, उनको प्रिपेयर करेंगे। देन स्टाफ को नॉलेज देंगे, टूल्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो चेंजेस के साथ इजीली अडॉप्ट कर सकें। देन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो चेंजेस को एनकरेज कर सके। देन एक चेंज एजेंट हायर करेंगे जो क्लियरली समझाएगा कि ये सारे चेंजेस होने वाले हैं, इसमें ये चेंज करना पड़ेगा। एंड आईटी डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए चेंजेस आने वाले हैं, वो उसके लिए रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, एनकरेज कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन के चैनल्स होने चाहिए ताकि जो स्टाफ है वो बता सके उनको यहाँ यहाँ ये दिक्कतें आ रही हैं।
इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि लोग कोलैबोरेट, मिलजुल कर काम कर सकें। और जिस बंदे को सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है उसको बताओ, बार बार रीअश्योर करो कि चेंजेस की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे अपन सबका फायदा ही होगा। लास्ट क्या था? चेंज इज अ नॉर्म, चेंज एक्सेप्शन नहीं है, यूजुअल चीज है कि चेंजेस आए तो शुरू आपको इनिशिएट भी लेना चाहिए, आपको उसको अडॉप्ट भी करना चाहिए, उसको रिएक्ट भी करना चाहिए, ताकि आपका रिस्क कम हो सके और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ साइक्लिकल ऑनगोइंग प्रोसेस है, बार बार मुझे ये करना पड़ता है। बिजनेस जो है वो खुद भी पहले से तैयार रहते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके कस्टमर्स भी चेंज के लिए पहले से तैयार रहने चाहिए। हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे चेंजेस को मैनेज करते हो? स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्यों मुझे डिजिटली कन्वर्ट करना है सब चीजों को, तो मेरा आउटकम, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या मुझे अचीव करना है ये पता होना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्युनिकेट। लोगों को बहुत दिक्कत आती है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको ऑनेस्टली और रूटीनली समझाते जाओ कि चेंजेस करने पड़ेंगे और हम क्यों कर रहे हैं, उससे हम सबको, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, सबको क्या फायदा मिलने वाला है वो उनको लगातार समझाते चलो। बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस। कितने ही अच्छे के लिए चेंजेस हों बट लोग उसके लिए रेजिस्टेंस होते हैं कि हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब रेजिस्टेंस हो तो इस तरीके से काम करेंगे तो चेंजेस को हम ढंग से इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इंप्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो। अगर बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर दोगे तो लोग उससे यूज टू नहीं रहेंगे, तो उस पर इतना एफर्ट्स, इतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उनको गाइडेंस दो, रिलेटेड टू प्रोसीजर्स, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, जो भी दिक्कतें आ रही है उनके लिए उनको गाइडेंस दो। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने यहाँ पे, कैसे चेंजेस करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्यों मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है। फिर नेक्स्ट, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। हमेशा लोगों को समझाते जाओ कि ऑनेस्टली और रूटीनली समझाओ कि भाई चेंजेस करने पड़ेंगे और इससे स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, सबको इससे फायदा मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्या था इसमें? रेजिस्टेंस। कितने ही अच्छे के लिए चेंज कर दो फिर भी लोग उसके लिए रेजिस्टेंस होते हैं कि हम तो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप उस रेजिस्टेंस को इजीली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट क्या था बच्चों? इम्प्लीमेंट ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो। अगर एक साथ इंप्लीमेंट कर दोगे लोग उससे यूज टू नहीं होंगे और फिर वो उसको ढंग से उस पर आउटपुट अपना नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्या था? असिस्टेंस, कि कोई दिक्कत आ रही है तो लोगों को उसके लिए गाइडेंस, प्रोसीजर्स सिखाना, सॉफ्टवेयर सिखाना, उसके लिए गाइडेंस आप देते जाओ। अगर आप चेंज मैनेजमेंट नहीं करते तो ढंग से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो डिजिटली अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर को मुझे यूज में लेना ही पड़ेगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, मैकिन्से 7S मॉडल, ये बताता है कि कैसे आप इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हो थ्रू हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स से। आप इफेक्टिवनेस को कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और अगर एक में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से सब में चेंजेस हो सकते हैं। देन अपन ने पढ़े थे हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स कौन से थे बच्चों? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। स्ट्रैटेजी क्या बताता है कि क्या स्टेप्स लोगे अगर कोई भी दिक्कत आती है करंट या फ्यूचर में, तो उनको मैनेज करने के लिए आप क्या स्टेप्स लोगे, वो बताती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर बताता है कि काम को कैसे बांटा है भागों में। अब तो अपन बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, कौन से? सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, एम फॉर्म, एसपीयू, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आर क्लास, कितने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। तो काम को किस तरीके से बांटना है वो आपको स्ट्रक्चर बताएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। सिस्टम बताता है कि क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस आप काम में ले रहे हो, कंपनी का स्ट्रक्चर किन बेसिस पे बना हुआ है। देन सॉफ्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? शेयर्ड वैल्यूज, स्टाफ, स्किल एंड स्टाइल। शेयर्ड वैल्यूज मतलब सबका आइडिया जो है वो सेम होना चाहिए और जो आपका आइडिया वो लोगों को बार बार समझाओ कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे अपन को सबको काम करना है। स्टाफ मतलब लोग जो काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनको कैसे अपन और आगे प्रमोट कर सकते हैं। स्किल मतलब
स्किल्स और उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज, जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। स्टाइल मतलब कौन सी लीडरशिप की स्टाइल आप फॉलो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल आप फॉलो कर रहे हो। तो हार्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में होते हैं, जबकि सॉफ्ट एलिमेंट्स अपने डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होते हैं। हार्ड एलिमेंट्स जैसे कि स्ट्रैटेजी जो डायरेक्शन बताएगा कि अपन इस डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो मेरी को कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। स्ट्रक्चर बताएगा कि ये रिसोर्सेज हैं, इसके बेसिस पे ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आप बेस्ट चूज कौन सा करोगे। सिस्टम्स की डेली जो काम कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सको। सॉफ्ट एलिमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है बट फिर भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शेयर्ड वैल्यूज़, आपकी कोर वैल्यूज़, स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, स्टाफ जो टैलेंट पूल होता है, और स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसी या स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मिल सकती है। बट हर मॉडल की तरह इस मॉडल के भी खुद के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देता है। ये मॉडल जो है डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस के बारे में तो इसने कोई बात ही नहीं की यहाँ पे। ये ज़्यादा स्टैटिक है, फ्लेक्सिबल उतना नहीं है। एंड यहाँ पे कंसेप्चुअल एंड एग्जीक्यूशन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं समझाया गया है। तो समझ में आ गया मैकिन्से 7S मॉडल। देन अपन को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर कल्चर क्या होता है? आपकी वैल्यूज, आपके बिलीव्स, आपके काम करने का तरीका, आपका डिसीजन लेने का तरीका, उनको क्या कहते हैं? कल्चर। सबका सेम होता है या अलग अलग? अलग अलग। सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। कल्चर कहाँ से आता है? वेयर डज कल्चर कम फ्रॉम? कल्चर इज मैनिफेस्टेड इन, कहाँ पे दिखता है आपका कल्चर? आपके जो वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपका कल्चर दिखता है, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स में आपका कल्चर दिखता है, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर्स के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप है उसमें आपका कल्चर दिखता है। कौन से ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते हो, एम्प्लॉय का एटीट्यूड, बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पॉलिटिक्स चलती है, इन सब चीज़ों से अपन को क्या दिखता है? कल्चर दिखता है। कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है? कहीं से भी। कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है उससे भी कल्चर बन सकता है, वर्क ग्रुप से भी, कोई डिपार्टमेंट से भी कल्चर आपका जनरेट हो सकता है, कोई डिविजन से भी आपका कल्चर जो है वो जनरेट हो सकता है। देन कल्चर अली और ऑब्स्टिकल टू स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। कल्चर कई बार कंट्रीब्यूटर भी हो सकता है और कल्चर ऑब्स्टेकल भी हो सकता है अगर आपको स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है तो। कल्चर कंट्रीब्यूटर मतलब कल्चर क्या होता है? आपका वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल, अगर वो सपोर्ट में हैं तो वो कंट्रीब्यूटर, वो सपोर्ट में नहीं है तो वो ऑब्स्टेकल हो सकता है, उसकी वजह से हम ढंग से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देन आपने क्या पढ़ा था? रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। कल्चर का क्या रोल है? अगर कल्चर सपोर्ट में है तो ढंग से स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगी, अगर कल्चर सपोर्ट में नहीं है तो आपकी अच्छे से स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। कल्चर क्या होता है? वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स। अगर ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये चीजें स्ट्रैटेजी के मैच करती भी होनी चाहिए, तभी स्ट्रैटेजी ढंग से एग्जीक्यूट हो सकती है। और लोगों को अपन कह सकते हैं कि आप अपनी सारी एनर्जी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में लगा दो, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर में आप लोग सब काम करो। कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां क्रिएटिविटी को वेलकम किया जाए, चेंजेस को वेलकम किया जाए। कल्चर कैसा होना चाहिए? जहां कस्टमर्स की सुनी जाए, जहां एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए ताकि वो ढंग से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकें। कल्चर कैसा होना चाहिए? जो मैच कर सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूशन को मैच कर सके। वहाँ पे इनफॉर्मल रूल्स, मतलब बहुत फॉर्मल रूल्स नहीं होने चाहिए, लोग अपना काम अच्छे से कर सकें, उनका मूड, उनका टेम्परामेंट, उनको मोटिवेशन मिल सके, लोग कोऑपरेट कर कर काम करें ना कि कंपीट कर कर काम करें।
कल्चर कैसा होना चाहिए जहां पे एम्प्लॉयज को बोला जाएगा कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट है विजन को अचीव करने में, इससे वो अपनी जॉब्स के लिए जेन्युइन फील करेंगे और उसके लिए वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो ढंग से एग्जीक्यूट हो जाएगी। आ गया समझ में? देन पर्ल्स और डेंजर्स ऑफ स्ट्रैटेजी, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। अगर कल्चर आउट ऑफ सिंक होता है तो किसको चेंज करना है? कल्चर को चेंज करना है ताकि वो स्ट्रैटेजी के मैच हो सके। बट अगर बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं तो कई बार स्ट्रैटेजी को भी अपन चेंज कर देते हैं। जितनी ज्यादा मिसमैच्ड होगा उतना डिफिकल्टी होगी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड द कल्चर। तो ये बनाने वाले की जिम्मेदारी होती है, ये मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएगा जो कल्चर के जैसा हो। बट जब इम्प्लीमेंट हो रहा है और उस टाइम पे अगर चेंज करना है तो आप कल्चर में चेंज करते हो, आप स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं करते हो। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर, कल्चर को चेंज करना सबसे मुश्किल, सबसे टफेस्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि लोग उससे डीपली कनेक्टेड होते हैं, उनकी हैबिट्स होती है, उनके इमोशंस उससे जुड़े हुए रहते हैं। बट अपन को कल्चर को चेंज करना ही पड़ता है। तो कल्चर को चेंज करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले फाइंड आउट करो कौन सा पोर्शन मेरे सपोर्ट में है और कौन सा नहीं है। फिर लोगों को क्लियरली समझाया जाएगा कि ये वाला पोर्शन अपने सपोर्ट में नहीं है और अपन को इसको चेंज करना ही पड़ेगा। एंड फिर उसको अपन एक्चुअली एक्शन में कन्वर्ट कर दो और सबको बताओ कि ये वाले पोर्शन की वजह से, चेंज करने की वजह से हमें ये सारे फायदे मिल रहे हैं। तो ये अपन लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, इससे सबकी ग्रोथ हो रही है। जब भी आप कल्चर को चेंज करते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? अपने पॉलिसी प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ता है, जो आप इंसेंटिव कंपनसेशंस दे रहे हो उनको चेंजेस करने पड़ते हैं, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज नए हायर करने पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव्स की एग्जीक्यूटिव्स जो पुराने कल्चर से जुड़े हुए थे उनको भी आपको चेंज करना पड़ता है। कल्चर को चेंज करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत सिंसियर और बहुत कमिटेड होना चाहिए कि हाँ कल्चर को अपन को चेंज करना है। उनको सिर्फ एंथुजियाज्म से कल्चर चेंज नहीं हो सकता, उनको हर डिपार्टमेंट को जाकर समझाना पड़ेगा पर्सनली कि कल्चर को चेंज करना जरूरी था, इससे हमें ये सारे फायदे मिल सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको भी बहुत डीपली आप समझाओगे कि कल्चर को चेंज करना अपन सबके लिए जरूरी था, इससे अपन सबको ये सारे फायदे मिल सकते हैं। कल्चर को चेंज करना इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जितने ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे उतना ही समय खर्च होगा कल्चर को चेंज करने में। जनरली 2 to 5 years लग जाते हैं कल्चर को चेंज करते करते। तो बहुत छोटा नहीं होता कल्चर, ओवरनाइट जो है अगर आप चाहो तो ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो सकते। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर चेंज करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर अपन डेवलप कर सकते हैं। आ रही है बच्चों समझ में बातें? देन लास्ट टॉपिक अपना जो रह गया दैट इज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स मतलब हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ट्रैक रखेंगे हम कितना प्रोग्रेस कर चुके और हमें अपने आप को और कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। ये कंटिन्यूस अपन यहाँ पे ट्रैक रखते हैं कि हम क्या प्रोग्रेस चल रहे हैं। ये कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करवाता है ताकि सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट, ओपनली कम्युनिकेट कर सकें। इंडिकेटर्स बताता है, ट्रैक रख सकते हैं अपन कितना परफॉर्म कर चुके और कहाँ इंप्रूवमेंट की अपन को जरूरत है। बहुत सारे परफॉर्मेंस मेजर्स थे, कौन से थे बच्चों? फाइनेंशियल फाइनेंशियल में क्या बताते हैं अपन? प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स, ग्रोथ, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजों के बारे में बेसिकली हम हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर्स कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कितने कस्टमर्स हमको रिटेन कर पा रहे हैं, कितने कस्टमर्स लॉयल है मेरे लिए, हम कस्टमर की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मार्केट मेजर्स कि मार्केट में मेरा कितना शेयर है, कितने कस्टमर्स को मैं एक्वायर कर पा रही हूँ, कितने कस्टमर्स ने एक दूसरे को रेफर किया है मेरे प्रोडक्ट के बारे में।
मैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अचीव कर रही पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। एम्प्लॉयज मेजर मतलब एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड हैं, कितना टर्नओवर रेट है, एम्प्लॉय कितने एंगेज हैं मेरे बिजनेस में, मैं कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर सकती हूँ और रिटेन कर सकती हूँ, जो टैलेंटेड पीपल है उनको मैं कितना रिटेन कर सकती हूँ, मेरा एनवायरमेंट कितना पॉजिटिव है। इनोवेटिव मेजर्स, इनोवेटिव मतलब आप कितना ज्यादा R&D कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन पेटेंट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये सब आपके इनोवेशन में आ जाएंगे। एनवायरमेंटल में आप एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, कार्बन, इन सब के कि हमारे प्रोडक्ट का एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। पहले ये 3P होते थे, ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क एम्फेसिस, पीपल, प्लैनेटरी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फिर ये क्वाड्रुपल बॉटम लाइन हो गया, इसमें एक और P जुड़ गया, दैट इज पर्पस। इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की, उसके क्या रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन है गोल अलाइनमेंट। हम यहाँ स्ट्रैटेजी को अलाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैच कर सकते हैं विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये ट्रैक रख सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी वो एज पर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स काम कर रही है या नहीं कर रही, उसको अचीव करवाने में अपनी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। रिसोर्स अलोकेशन, यहाँ पे अगर आप की परफॉर्मेंस मेजर्स से अपन को पता चलेगा कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ये रिसोर्सेज है, उसको मुझे कहाँ अलोकेट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए, उस जगह पे मुझे रिसोर्सेज को ज़्यादा अलोकेट करना चाहिए जहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। जिस जगह का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है परफॉर्मेंस पे, उस जगह पे आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा अलोकेट कर दो। तो रिसोर्स अलोकेशन में भी हेल्प करता है ये। देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अपन ट्रैक रखेंगे, ये मेरी प्रोग्रेस चल रही है, ये मेरा स्टेटस है, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जो बाहर के लोग हैं लाइक शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, उनको भी क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पिक्चर चल रही है, परफॉर्मेंस चल रही है। उनको पता होगा तभी तो वो लोग मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और तभी मेरा बिजनेस आगे और ग्रोथ कर पाएगा। तो ये 3-4 इसके रीजंस हैं, इंपॉर्टेंस हैं। क्या क्या रीजंस थे बच्चों इसके? गोल अलाइनमेंट, अलोकेशन, इंप्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी। वापस बोलो क्या क्या है? अकाउंटेबिलिटी। वापस बोलो, गोल अलाइनमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। वापस बोलो, गोल अलाइनमेंट, सोर्स अलोकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड external accountability. Choosing the right strategic performance measures. Organizations should choose strategic performance measures that are aligned with their goals and objectives and that provide relevant and actionable information. ऐसा strategic performance measures choose करो. Right measure choose करने के लिए आपको ये factors का ध्यान रखना पड़ता है। Relevant होना चाहिए, वो जो भी परफॉर्मेंस मेजर चूज करो वो एज पर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और एक्शनेबल होनी चाहिए। डेटा अवेलेबिलिटी, आप जो भी परफॉर्मेंस मेजर चूज कर रहे हो, जो अवेलेबल डेटा है और जो टाइम पे कलेक्ट किया जा सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर को ट्रैक करेंगे। क्वालिटी, जो डेटा है वो हाई क्वालिटी डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टाइमलीनेस मतलब अभी करंट का या थोड़ा पुराना डेटा होना चाहिए, अप टू डेटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छे डिसीजंस लेने तो अप टू डेटेड डेटा आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें थी। अगर आपको राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स चूज करने हैं तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। पहला है रेलिवेंस, की रेलेवेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्शनेबल और मीनिंगफुल होनी चाहिए। सेकेंड है अवेलेबिलिटी, डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तुरंत कलेक्ट किया जा सके। क्वालिटी, डेटा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। टाइमलीनेस, डेटा अप टू डेटेड होना चाहिए ताकि अपन उस बेसिस पे अच्छे डिसीजंस ले सकें। These measures provide a way for organization to assess the success of their strategies, कि कैसे हम आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड यहाँ पे इसको देखते हुए हम डिसीजंस ले सकते हैं कि कैसे हमें कहाँ पे रिसोर्सेज को अलोकेट करना है। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स कैसे होने चाहिए? रेलेवेंट होने चाहिए, मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और उनको रेगुलरली अपडेट और रिव्यू करते रहो कि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो ये अपने आज चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। कल से अपन चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।